नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक हमारे यूज़र का क्वेश्चन था, वो बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा रिव्यू जानना चाह रहा था। वो बोले कि बैंकिंग सेक्टर को देखो, क्या पिछले 1 साल में उसने 13% का रिटर्न दिया है। वो बहुत ज़्यादा है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर जो सभी बैंकों का एक बास्केट है उसकी बात कर रहा हूँ। लगभग 13% का रिटर्न दिया। तो बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए हमें 2 चीज़ देखनी होंगी कि बैंकिंग सेक्टर में जो हमें मेन की पॉइंट रहता है वो समझने योग्य है कि बैंक में हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखना पड़ता है। और अगर हम किसी कंपनी को पढ़ते हैं तो उस कंपनी में हमें प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखना होता है। प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखा जाता है और इंडस्ट्री में, और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर में इनमें हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है। साथियों, 2014 से 2019 के बीच में जो भी पोर्टफोलियो बनते थे, उन पोर्टफोलियो में सबसे पहली पसंद होती थी सभी की बैंकिंग सेक्टर। अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन साथियों, 2017 में जब IL&FS का क्राइसिस हुआ, उस समय फिर सभी इन्वेस्टर, अधिकतर इन्वेस्टर NBFC और बैंकिंग सेक्टर से निकल गए। अब उससे हुआ क्या कि जो बैंकों की प्री कोट्रैक्शन थी वो महंगी हो गई। बैंकों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो महंगी हो गई, तो उससे उनमें डी वैल्यू आ गई। आपने देखा होगा साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक 2020 से 4 साल हो गए, वो इधर नीचे 1600 और ऊपर 1900, इसके बीच में ही डोल रहा है। उसको बोलते हैं साथियों कंसोलिडेशन जोन। जब कोई शेयर एक ही टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे चलता रहे, इसका मतलब वो कंसोलिडेशन जोन में है। बैंक अच्छा है, कोटक महिंद्रा बैंक, आपने साथियों नाम भी सुना होगा, लेकिन कहीं जा ही नहीं रहा। और ऐसे भी बैंक हैं जो आप देखिए, साउथ इंडियन बैंक पिछले 5 साल में 6 गुना हुआ और अभी टूट के 24 पे आ गया। तो ऐसा नहीं। अभी हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं साथियों, जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो नीचे माल उठाना पसंद करते हैं, वो इन बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। साथियों, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा PPFS एक म्यूचुअल फंड है और एक अपना काउंटर म्यूचुअल फंड है, वो अपनी जो होल्डिंग है वो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ा रही हैं। मैं भी आपको दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। अब हुआ क्या था, 2017 से पहले अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, PSU बैंक, और जो PSU बैंक है और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनमें जो मेजर डिफरेंस आया वो क्या आया कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो NPA था वो बहुत कम था। NPA मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो खराब लोन होते हैं वो बहुत कम था। और जो PSU का था वो बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 6% के आसपास था। मतलब प्रति 100 व्यक्तियों में से 6 आदमी उनको लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे। उससे बैंकिंग में बड़ा भारी लोड हुआ। आपने देखा होगा कि 2018 से लेकर और 2019-20 बैंकिंग जो PSU सेक्टर बैंक है वो बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन अब साथियों वो अच्छा कर रहे हैं। एक अभी लास्ट साल में उनका जो NPA है वो बहुत सुधरा है। जो उस समय पर 6-7% हुआ करता था, आज वो, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, यूनियन बैंक देख लो, या आप SBI देख लो, जो भी PSU बैंक है उनका जो NPA है वो ऑलमोस्ट नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जैसे किसी को उधार दिया जो ख़राब लोन है, वो अब जल्दी रीपे हो रहा है। मतलब 1.1 से 2 के अंदर में ही उनका NPA है अभी। उस समय पर 6 हुआ करता था। तो उससे हुआ क्या, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो तो पहले से ही देख समझ के थोड़ा सा टाइट रख के देते हैं। और एक चीज़ हो रही है साहब, इसमें जो जहाँ तक मैंने पाया कि जो लास्ट 1 साल में जो RBI ने अपनी रेगुलेशन जो टाइट की है, उससे आपने देखा होगा साथियों कि लोगों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिक्रीज कर दी जा रही है। किसी की 1 लाख की लिमिट थी, उसे 40,000 कर दिया गया। किसी की 60,000 की लिमिट थी, उसे 30,000 कर दिया गया। तो साथियों, RBI ने टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है। पहले क्यों नहीं था वो अलग विषय है, पर अभी RBI ने इनके ऊपर सतर्कता बढ़ा दी। अभी RBI का एक मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, RBI ने बैंकों को सचेत किया था कि जो पश्चिमी स्टेट हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन जगह पर आप लोन को देने की थोड़ी सी दर कम करो, अपना टिकट साइज घटाओ। जैसे आप 10 लाख दे रहे थे तो 5 लाख दो। और अब बात समझते हैं कि होता क्या है।
देखो साथियों, जब हम किसी भी सेक्टर, खासकर बैंक, अभी हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। और लास्ट 1 साल में आरबीआई ने इन पर बहुत सख्ती बरती है, तो इनका एनपीए सुधर गया। अब एनपीए सुधरा है तो इनके जो खराब लोन थे, जो इंसोल लैंडिंग होती थी इनकी, वो सुधर गई। जो ख़राब कॉरपोरेट को ये लोन दे देते थे और वो रिप्यो नहीं होता था, उससे सुधर इनका। ऐसा सुधरने से हुआ क्या, जो एनआईएम है वो सुधर गया। अब साथियों आप सोचो, एनआईएम होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंकों में जो बैंकों की पैसे की अर्निंग होती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एनआईएम सुधरने से जो इनका ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ गया। जैसे अगर कोई बैंक की सेल है, सपोज करो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये में से जो इनका मार्जिन है, अब ये इनको जो सबसे बड़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है ना, तो वो है कासा रेशो में। कासा रेशो साथियों, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसा बहुत कम जमा हो रहा है, सेविंग अकाउंट में पैसा बहुत कम जमा हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट है वो बुल रन में है। तो पैसा जो है वो चाहे तो अपनी एसआईपी के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट स्टॉक के माध्यम से, चाहे तो अभी बहुत लोग गोल्ड में भी निवेश कर रहे हैं, बॉन्ड में भी निवेश कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं। तो इनके कासा रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कासा रेशियो में फ़र्क पड़ने से हुआ क्या है कि इनकी जो रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल, बैंक का रॉ मटेरियल तो पैसा हुआ, पैसा उसे क्या करना पड़ रहा है, होलसेल रेट पे लेना पड़ रहा है, मतलब एफडी के रूप में। बैंकों के पास 2 तरह से पैसा आता है, एक तो होता है होलसेल रेट, मतलब एफडी वाला रेट, और एक होता है कासा रेट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट का पैसा तो ज़्यादातर बिजनेसमैन का है, तो वो तो रनिंग में लग जाता है। और जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में अब उतना पैसा आ नहीं रहा। अभी आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने इस चीज़ पर चिंता भी जताई थी कि जो बैंकों में डिपॉजिट है वो घट रही है। तो अब बैंकों को क्या किया जा रहा है, बैंकों को अब अपनी ब्याज दर बढ़ानी पड़ रही है। जैसे अगर बैंकों के पास सेविंग अकाउंट का 1 करोड़ रुपया रहता, तो उनको मात्र 1 करोड़ पर 2%, 3% का वो सेविंग अकाउंट पर ब्याज देते हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए यूज करने के लिए मिल जाता। लेकिन वही 1 करोड़ रुपया अब उन्हें 7%, 8% रुपये, मतलब 8 लाख पे देना पड़ रहा है। तो उनको जो एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सपोज करो उन्हें 8% की एफडी पे ब्याज दर, सामने वाले को बोला कि मैं 8% पे आपको देता हूँ, कोई भी बैंक 7% तो चल ही रहा है, 7, 7.5, और सीनियर सिटीजन को 8% चल रहा है। अगर उसने 8% पे कस्टमर से लोन लिया, अब वो उसको अधिक ज़्यादा लेवल पे नहीं बढ़ा सकता, कि अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर आउट द वे चला जाएगा वो। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% पे हाउसिंग लोन देगा, तो 11% पे तो अब 8 पे लिया, 11 पे दिया, जो बीच का मार्जिन बचाओ वो है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसमें भी इनका एनआईएम में भी जो सबसे मेजर है वो है इनका सेल मार्जिन, जो बैंक की अदर एक्सपेंस रहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अब इनके प्रॉफिटेबल पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट घटाने वाली है फेड बैंक, उससे होगा क्या, जो अमेरिका या और बाहर के देश हैं उनका पैसा भारत में आएगा, भारत के अंदर वो पैसा आएगा, तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि भारत में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि भारत भी अपनी, इंडिया भी अपनी जो ब्याज दर है वो घटा देगा। देखो, जब एक समय पे आपने देखा होगा कि जो रिटायरमेंट है उनके अपने फंड से उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था, 3-4% की एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, अब बढ़ा दिया, क्योंकि अभी मार्केट बुल फेस में चल रही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।